गुड मॉर्निंग बॉयज। देखिए, अब हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे आज। जल, पेड़ पौधे और जानवरों का प्राकृतिक वास। जिस तरह से हम लोगों को रहने के लिए, मतलब हम लोग रहने के लिए मकान बनाए गए हैं, भवन बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे, जानवरों और इंसानों का सभी के लिए रहने के लिए उनकी वास बनाए गए। वास माने होता है निवास स्थान। वास मीन्स क्या होता है? निवास स्थान। जैसे कि देखो, प्राकृतिक पुराने समय में मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था। उसी प्रकार जानवर भी है, आज जो गुफाओं में रहते हैं, तो पहले उसी तरह मनुष्य भी रहता था। अब प्राकृतिक वास क्या होते हैं? तो देखो, पृथ्वी पर निवास करने वाले विभिन्न प्रकार की जीवों के आवास भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, सभी लोग एक जगह से नहीं रह सकते हैं। मनुष्य भवन में रहता है, तो जानवर जो है वो जंगल या गुफाओं में रहता है। अगर आप उल्टा कर दें तो मनुष्य क्या कभी जंगल में रह सकता है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उल्टा करके सोचिए ना, जानवर क्या भवन में रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि सभी के लिए प्रकृति ने उनको उनके निवास स्थान बनाए हैं। जल मतलब जलीय जीव जो होते हैं, जलचर जो होते हैं, क्या वो वायु में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के आवास भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मनुष्य गांव शहरों में घर बनाकर रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है मनुष्य गांव शहरों में घर बनाकर क्यों रहते हैं? शेर, हिरन, खरगोश जंगलों में क्यों रहते हैं? ये सोचिए आप। मतलब हम लोग जो हैं वो घर में क्यों रहते, बाहर क्यों नहीं रह सकते? और जो जानवर हैं वो जंगल में क्यों रहते? बताइए, सोचिए आप। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचिए क्या हो सकता है। मनुष्य, मछली, बतख जल में क्यों रहते हैं? अब ऐसा इसलिए होता है कि भोजन सुरक्षा की आवश्यकता सभी को होती है। देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या दिया गया है? निवास स्थान, भोजन, जल, कपड़ा, ये सारी चीजें जो है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्यों? क्योंकि सभी जीवों के रहने के लिए भोजन सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जिस जीव को भोजन और अपनी सुरक्षा की दशाएं उपलब्ध होती हैं, वे अपने वासस्थान अर्थात स्थान रहने बना लेते हैं। पुराने समय में लोग क्या करते थे? जहां उनको खाना पानी मिल जाता था, रहने के लिए स्थान मिल जाता था, वहीं पे वो अपना बसेरा बना लेते थे। और आज भी वैसा ही, जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, जहां पे उनको भोजन पानी और निवास स्थान मिल जाता है, वो वहीं पे अपना वास स्थान बना लेते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक वास स्थान क्या है? जहां पर जीव जंतु, पौधों को पर्याप्त भोजन और सुरक्षा उपलब्ध हो। मतलब उनको अगर खाना पानी मिल जाए और रहने के लिए स्थान मिल जाए और जहां पर कोई कठिनता ना हो, वो वास स्थान कहलाता है। अतः प्राकृतिक वास स्थल जहां स्वयं प्रकृति ऐसी दशाएं बना देती है जिसमें विशेष प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं। हाथी, शेर पहाड़ों के घने जंगलों में रहते हैं, मछलियां सागर, झील आदि में रहती हैं। इसी प्रकार आपको यह भी मालूम होगा, पर्वतों पर शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। मतलब ऐसे वृक्ष मिलते हैं जिसको आप क्रिसमस ट्रीज देखते होंगे। मतलब उनके जो पेड़ होते हैं वो शंकुआकार होते हैं, मतलब और नीचे से थोड़े घने चौड़े होते हैं, ऊपर जाते जाते वो पतले होते जाते हैं। मैदानों में पतझड़ वाले वृक्ष होते हैं, रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां होती हैं। ये पेड़ पौधे और जीव जंतु विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक दिशाओं में विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में अलग अलग प्रकार के वास स्थान बनाए गए हैं। मतलब ये है, प्रकृति ने रहने के लिए सभी को क्या दिया है? वास स्थान दिया है। सबको उपयुक्त दशाएं दी हैं। जैसे जलीय जीव जो होते हैं वो पानी में रह सकते हैं, उनकी आवश्यक दशाएं हैं। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, और पक्षी जो है पेड़ पौधों पर घोंसले बनाकर रहते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है। हाथी से खुले में तो घूम नहीं सकते, वो जंगलों में रहते हैं। अब हमने जान लिया कि पृथ्वी पर रहने के लिए मनुष्य को घर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी आश्रय चाहिए। कुछ पक्षी जो है जमीन पर रहते हैं, और देखो कुछ पक्षी जो है जमीन पर, जैसे मुर्गी वगैरह है, ये घोंसले बनाकर नहीं रहते, तो ये जमीन पर। तो कुछ जो है वो पेड़ पौधों पर रहते हैं। कुछ पौधे जमीन पर उगते हैं, तो कुछ ऐसे भी पौधे जो जल में विकसित होते हैं। सही बात है। कई दशाएं ऐसी होती है, जैसे आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ को अगर आप पानी में लगाओ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या होंगी? वो जमीन पर ही मिलेंगी। लेकिन अगर जलकुंभी है, उसको अगर पानी में होगा तो वो उग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जल की आवश्यकता होगी, और जलकुंभी को उपयुक्त दशाएं जो है वो जल में ही मिलेंगी। अब अगर आप जलकुंभी को एक मिट्टी के गमले में लगाओ तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो आवश्यक दशाएं उसको वहां पे नहीं मिलेंगी। कुछ पौधे जमीन पर उगते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे जल में विकसित होते हैं। इसी तरह कुछ पशु पक्षी जो है वृक्षों पर रहते हैं, नीचे झाड़ियों के अंदर रहते हैं। जमीन पर कुछ ऐसे भी जो पानी में भी रहते हैं। अगला पेज देखिए।
अब यहां पर चित्र 2.3 दिया है, देखिए आवास के आधार पर 3 समुदायों में बांटा गया, मतलब रहने के स्थान के आधार पर जीव जंतुओं को 3 कंडीशन में बांटा गया। पहला है जो पूरी तरह जल में रहते हैं, जो जल से बाहर निकलने पर बिल्कुल स्वतः ही मर जाते हैं, ऐसे जलीय जीव होते हैं। ऐसे जलीय जंतुओं को जलीय जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति जलीय पौधे कहते हैं। जैसे मछली, आपको पता है मछली जल में रहती है, क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यक दशाएं जल में ही उपयुक्त होती है, क्योंकि वो गलफड़ों से सांस लेती है और पानी में ही उसको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब अगर आप उसको निकाल दो तो उसको वो ऑक्सीजन बाहर की नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसकी आवश्यक दशा है वो जल में ही प्राप्त होती है। तो पहला वो है, पहली आवश्यक वास स्थान जो है वो जल है। दूसरा देखिए, दूसरे में वे जीव जंतु जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, जैसे वनस्पति है, स्थलीय जीव है, जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, शेर, बकरी, ये सारी चीजें हैं जो जल में पृथ्वी पर रहने के लिए आवश्यक होती है। तीसरे होते दोनों प्रकार के, जो जल में और पृथ्वी पर रह सकते, जैसे मगरमच्छ है। मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है। कछुआ है, कछुआ जो है वो पानी में भी, और आपने देखा होगा वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। जैसे मनी प्लांट है, मेंढक है, ये सारे उभयजीवी होते हैं। तो देखो 3 प्रकार के आवास देखे गए हैं। पहला जो पानी में रहते हैं, दूसरे जो पानी के अलावा पानी छोड़ के पृथ्वी पर निवास करते हैं, तीसरे दोनों प्रकार के। एक सारणी नीचे दी गई है, जलीय स्थलीय उभयजीवी। वो जीव जो पूरी तरह जल में निवास करते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं, उनका वासस्थान जल होता है। उदाहरण के लिए मछली, ऑक्टोपस, जलकुंभी। स्थलीय जीव, जो जीव पूरी तरह स्थल पर निवास करते हैं यानी पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे उदाहरण के पेड़ पौधे। और ऐसे जीव जो दोनों पर निवास करते हैं, उदाहरण के लिए मनी प्लांट, मेंढक, कछुआ। अब नीचे आप देखेंगे ऑक्टोपस दिया है, मनुष्य दिए हैं, ये सब। अब इनकी संरचना कैसी होती है, मतलब इनको रहने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, जरा सोचें और आप खुद सोचकर बताएं क्या हो सकता है। जरा सोचें, मछली पानी में क्यों रहती है, जमीन पर क्यों नहीं रह सकती? हम पानी में अधिक देर तक क्यों नहीं रह सकते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी संरचना जो है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किस लिए उपयोगी है। मतलब हम पानी में तो नहीं रह सकते क्योंकि हमारे गलफड़े नहीं होते, लेकिन मछली के गलफड़े होते हैं, वो पानी में घुली ऑक्सीजन को ले सकती है। प्रत्येक जीव की संरचना के अनुसार ही उसको ढाला गया है, क्योंकि हमारी नाक जंतुओं की नाक जैसी नहीं होती, परंतु वह गलफड़े द्वारा सांस लेती है, अर्थात शरीर की बनावट जल में रहने के लिए मनुष्य मछली को अनुकूल होती है। इसी प्रकार मनुष्य सांस लेने के लिए नाक का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वह पृथ्वी पर रह सकता है, जल में नहीं। मतलब सीधा सा है, जो पानी में रहते हैं उनको गलफड़े भगवान ने दिए हैं, यानी प्रकृति ने प्रदत्त हैं। अब वो गलफड़ों द्वारा जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसके द्वारा सांस ले सकती है, लेकिन मनुष्य को तो नाक दी है, मनुष्य के गलफड़े नहीं होते, तो वो सांस कहाँ से लेगा? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पानी में नहीं रह सकते। पेज पलटिए। अब देखिए वेल मछली के चित्र वगैरह दिए हैं, तो ये पानी में रहने के लिए अनुकूल दिशाएं हैं। अब समुद्र में जीवन किस प्रकार का हो, तो देखिए जलीय वास स्थान के आधार पर जलीय प्राणी जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया। समुद्री जीव जंतु, इस प्रकार के जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए वेल मछली, स्टारफिश आदि हैं, राइजोफोरा, डायरिया आदि वनस्पति। ताजे जल के जीव जंतु इसी प्रकार जीव, पेड़ पौधे, झीलों, नदियों के जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रोहू, मछलुए, जोंक है, हंस है आदि। वनस्पति, जल कुंभी है, मुन्नी, सिंघाड़ा है। मतलब ये जो आपको दिए जा रहे हैं ये पानी में रहने वाले जीव जंतुओं, वनस्पतियों के नाम है। देखो समुद्री जीव क्या होते हैं, मतलब समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं? हेल मछली, मतलब जिसको आप वेल मछली कहते हैं, स्टारफिश है, राइजोफोरा है, डेरिया है, ये पानी में उगने वाली वनस्पतियां हैं। शुद्ध पानी, साफ पानी में कौन कौन सी मछली मिलती है? हमारे बंदा में कौन सी मिलेगी? रोहू है, जोंक है, हंस है। साफ पानी में कौन कौन सी वनस्पति उगेगी? जलकुंभी, कुमुदनी, सिंघाड़ा, आपने देखा होगा सिंघाड़े के पेड़। विभिन्न प्रकार के समुद्री व ताजे जल की वनस्पतियों का जीवन जल पर ही निर्भर होता है। मतलब हमने देखा होगा कई चीजें जो साफ पानी में उग सकती हैं, कई चीजें जो हैं, कई पेड़ पौधे जो हैं वो समुद्र पानी में उगते हैं, क्योंकि ये जल पर ही निर्भर होता है। ये प्राणी व वनस्पति हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी ही तरह इनको भी प्रदूषण रखना भी जल की आवश्यकता होती है। अतः हमें चाहिए कि जल को प्रदूषण से मुक्त रखें और ऐसा कदम उठाएं जिससे कि जीवन में खतरा ना बढ़े। अब आता है मिनी माता रोग। यह घटना मनुष्य की गलती का एहसास कराती है। जापान में मिनी माता रोग, एक मनी माता नामक एक खाड़ी है, इसके चारों तरफ लोगों ने घेरा हुआ है। ये लोग मुख्य रूप से पोषण के लिए समुद्री जल पर निर्भर होते हैं। मतलब मिनी माता ये घटना मनुष्य को उसकी गलती का एहसास कराती है। क्या है, जापान में एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनी माता, और जिसको चारों तरफ से लोग रहते हैं।
ये लोग मुख्य रूप से इसी पर निर्भर हैं, इसी जल पर निर्भर हैं। एक बार क्या, एक रहस्यमय बीमारी इन पर फैल गई। इनके शरीर में पारे की मात्रा अधिक होती है। कहते हैं जल में अगर पारे की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो एक रोग होता है जिसको कहते हैं आप मिनी मात्रा रोग, मतलब फुंसियां होने लगती हैं शरीर पर। एक कारखाने द्वारा पारे का अवशिष्ट खाड़ी मिल जाने से नदी में ये जा रहा था। यह पारा जब जल में जमा होता गया तो मछली के शरीर में पहुंच गया, और जब इसी मछलियों का सेवन वहां के लोगों ने किया तो कुछ मारे गए, कुछ अपाहिज हो गए, कुछ गर्भस्थ शिशुओं विकृतियां आ गई। मतलब जब पारा जल में घुल जाता है तो वो उसको प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है। अब उसी जल के सेवन को मछलियों ने कर लिया और उस मछलियों को वहां के लोगों ने खा लिया। तो खाने से उसका क्या प्रभाव पड़ा कि वहां के कई लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए और मारे गए, कुछ तो अपाहिज हो गए, उनके हाथ पैर काटे गए, कुछ जो बच्चों पर उसका असर पड़ा तो उनके मतलब बहरे हो गए, कुछ विकृतियां आ गई, किसी के पैर नहीं थे। इस तरह की घटना से हमें भी सबक लेना चाहिए। अब है समुद्री जल प्रदूषण। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया किस तरह से समुद्रों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जल मात्र जलीय जीवों के लिए आवश्यक नहीं है, यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। मैंने पहले ही बताया कि जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन के लिए नदियों, तालाबों, झरनों सभी को जल से हम परिचित हैं। इनमें पाए जाने वाले जीवों, वनस्पतियों के जीवन से हमारा गहरा संबंध है। फिर भी क्या कारण है कि हमें इस प्रदूषण को रोकना है, क्योंकि अगर प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो खतरा भी बढ़ता जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा एक परम ध्येय है कि हमें जल प्रदूषण को रोकना ही होगा। समुद्री जल प्रदूषण के क्या प्रमुख कारण है? देखिए, समुद्रों में प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है तो आपको पता है कि मैंने बताया था कई जहाज पानी में डूब जाते हैं, जिससे तेल का रिसाव होता है, समुद्री जल प्रदूषण होता है, जिससे कई जीव जंतु मारे जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग समुद्रों में कचरा फेंक देते हैं, रासायनिक रिसाव भी होता है, अपशिष्ट फेंक देते हैं, जिससे भी क्या हो रहा है, प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। पृथ्वी के लगभग 97% भाग में समुद्री जल पाया जाता है। मैंने क्या बताया, पृथ्वी पर केवल 3% भाग ही पीने योग्य है, बाकी 97% पूरी पृथ्वी जो है समुद्री जल से घिरी है, जिसका पानी खारा है। माना जाता है कि समुद्रों में से ही जीवों का उदय हुआ है, पृथ्वी पर जीवन का उद्गम भी है। मतलब हमारी उत्पत्ति, एक उसकी जीव की उत्पत्ति जो है वो समुद्र से ही है। समुद्रों की वजह से ही पृथ्वी पर जलवायु प्रभावित होती है। जीव जगत, बादल, हवा सभी में जल समुद्री जल से ही होते हैं। मतलब हमारा जीव जगत जो है, मतलब बादल कहाँ से बनते हैं? समुद्रों का पानी जब वाष्प बन के उड़ जाता है तो वही बादल का रूप ले लेता है। इसलिए समुद्री जल को प्रभावित होने का अर्थ है पृथ्वी का जलवायु प्रभावित होना। मतलब अगर समुद्रों में पानी का दूषित हो जाएगा तो पृथ्वी का पानी भी दूषित होना प्रारंभ हो जाएगा। समुद्रों में अति सूक्ष्म जीवों से लेकर महाकाय विशाल मछली, व्हेल मछली तक रहती है। समुद्रों में निरंतर प्रदूषण बढ़ने से इसमें निवास करने वाले प्राणियों का जल स्तर भी क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। मतलब उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः हमें चाहिए कि इन प्राणियों के संपर्क में हम आएंगे, हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इसको रोकना रोकना पड़ेगा। अब आगे देखिए, समुद्रों में रहने वाली अनेक जातियां जो हैं प्रदूषण की वजह से नष्ट हो रही हैं। देखिए, कोई जीव कब विलुप्त होता है? जब किसी जीव के वास स्थान पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो जीव की उत्पत्ति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि कोई मान लीजिए कोई जीव विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसका शिकार किया या तो उसको उपयुक्त दिखाई नहीं मिली। इससे पर्यावरण में क्या होता है, असंतुलन बढ़ता है और इसके परिणाम स्वरूप जलीय आपदाओं के रूप में ये सामने आ रहे हैं। समुद्रों में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक। पर्यटकों द्वारा, मतलब जो घूमने जाते हैं लोगों द्वारा, वहीं पर खाना पानी खाते हैं और प्लास्टिक की चीजें वहीं पर फेंक आते हैं, तो ये प्रदूषण फैलाते हैं। पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक, टिन, पॉलीथीन आदि समुद्र में फेंकना। घरेलू, कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट नदी नालों के माध्यम से समुद्र में मिलना। समुद्री जहाजों का तेल आदि रुकना और दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। कई बार देखा गया है कि जहाज जा रहे हैं और डूब जाते हैं, उससे भी बहुत बड़ा प्रदूषण का ये कारण माना गया। कुछ देशों में परमाणु ऊर्जा का शेष कचरे को समुद्र फेंक देते हैं, जिससे समुद्री जल प्रभावित होता है। अब इसको रोका कैसे जाए? तो सबसे पहले तो सभी को जागरूक होना चाहिए कि क्या क्या कदम उठाए जाए। तो जल संरक्षण अभियान चलाएं। कोई भी कुएं, नदी, तालाब आदि में ये समुद्र में या नदी तालाब में कोई भी गंदगी ना डालें। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि समुद्र के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा रखा जाए। नदी नालों के आसपास भी साफ सफाई रखी जाए। किसी कारखाने का प्रदूषित जल नदी नाले में ना मिले। ध्यान रखिएगा, जो भी कारखाने हैं उनकी नालियां जो है वो समुद्री जल में या नदियों में ना मिलने पाए, क्योंकि जो अपशिष्ट होता है वो नदी नालों में मिल जाने से वो पूरा पानी को गंदा करता है, जिससे जलीय जीवों पर नुकसान पहुंचता है। इसके खिलाफ भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। अब एक घर के कूड़े कचरे को भी कूड़ेदान में डालें। देखिए, क्या होता है कि हम लोग भी कभी कभार अनावश्यक रूप से या
जानबूझकर नहीं कह सकते, कभी कभार हम लोग पानी में कुछ भी फेंक आते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल, गांव, शहरों के आसपास भी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और सभी को जागरूक करने के लिए नाटक करें, मतलब छोटी छोटी प्रतियोगिताएं रखें, उनको जागरूक करें। गाँव में खासकर ऐसा ज़्यादा करें। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो तालाब, नदियों, समुद्रों में प्रदूषण से जल में घटकों का अनुपात बढ़ रहा है। गंगा यमुना में लगभग 2 लाख लीटर पानी रोज गंदा हो रहा है। समुद्री जल प्रदूषण के कारण मछलियों के उत्पादन में भी कमी आ रही है। समुद्री जीवों को रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिली प्रति लीटर से कम होने के कारण कई जगह पर ये मर जाते हैं। कई जगह पर हमने देखा 1.2 प्रति लीटर हो रही है। 70% समुद्री प्रदूषण पृथ्वी पर की जा रही मानव लापरवाही से हो रहा है। इस तरह से आपके पार्ट 2 खत्म हो गया है। अब हम आपको ध्यान रखिए, मतलब आपको इसकी एक्सरसाइज थोड़ी देर में बता देंगे।